हेलो नर्सिस, आई एम द आर एन कोर से। चलिए आज मैं आपको बताऊंगी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि नर्सिंग एग्जाम्स में मोस्टली पूछा जाता है। और मैं आपको एग्जांपल्स के साथ बताऊंगी एंड आई डोंट वांट यू पीपल टू रटिफिकेशन। हम लॉजिक समझेंगे कि चीज़ होती क्या है और हमें जब एग्ज़ाम में आ जाए तो हम सॉल्व कैसे करें इस चीज़ को। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल एथिक्स। एथिक्स से आप समझ जाओ कि समथिंग रिलेटेड टू, इसमें कुछ लीगल चीजेस भी आ जाती हैं और मतलब ह्यूमैनिटी से रिलेटेड हमें पेशेंट के केयर में हम इन्वॉल्व होते हैं। सो फॉर द पेशेंट हम जो भी काम करेंगे उसमें ह्यूमैनिटी होगी। सो इसमें वही चीज़ें आती हैं जो कि हम पेशेंट्स के राइट को प्रोटेक्ट करते हैं। वी आर नर्सिस एंड वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर आवर पेशेंट्स। ओके, 7-8 चीज़ें हैं इसमें जो कि आप लोगों को समझनी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है तो इनमें से ही बनता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एथिक्स क्या होते हैं? एथिक्स होते हैं कुछ मॉरल प्रिंसिपल्स, जैसे कि पेशेंट से सच बोलना। वो पेशेंट अनकॉन्शियस है, वो अपने लिए कुछ नहीं कर सकता। सो वी आर नर्सेज, वी हैव टू एडवोकेट फॉर देम। ओके, वी हैव टू प्रोटेक्ट देयर राइट्स, आर ड्यूटी। एंड प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स होते हैं, जैसे कि कोई मेडिकेशन एड होगी देन उस टाइम पे हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं जिस पे हमें रहना पड़ता है। ओके, सो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड जो कि बताते हैं कंडक्ट ऑफ नर्सिस, जो कि नर्सिस के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड इन द क्लिनिकल प्रैक्टिस। ओके, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू फॉलो दीज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट क्या है? ऑटोनोमी। ऑटो मतलब जो पेशेंट है वो अपने डिसीजंस खुद ले। ठीक है, सो पेशेंट इज इंडिपेंडेंट, वो किसी मेडिकेशन के लिए रिफ्यूज कर रहा है, वो उसका अपना डिसीजन है और हमें उस डिसीजन की रिस्पेक्ट करनी है। अब बहुत सारे केसेस आ सकते हैं, जैसे कि अगर तो पेशेंट कॉन्शियस है और वो रिफ्यूज कर रहा किसी मेडिकेशन के लिए, फर्स्ट ऑफ ऑल एज अ नर्स कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम पेशेंट को समझाएं कि ये जो मेडिकेशन है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हम उससे रिलेटेड साइड इफ़ेक्ट्स और बेनिफिट्स सब बताएं। अगर उसके बाद भी पेशेंट रिजेक्ट करता है, पेशेंट रिफ्यूज़ करता है कि मैं तो नहीं लूँगा, देन हम उसके साथ कोई फोर्स नहीं कर सकते। वी हैव टू रिस्पेक्ट द डिसीजन ऑफ द पेशेंट। ओके, सो ऑटोनोमी ये तो हो गया था कॉन्शियस पेशेंट की। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है या मेंटली अनस्टेबल है, वो अपने डिसीजन खुद नहीं ले पाता, उस कंडीशन में एक एडवांस डायरेक्टिव नाम की चीज़ होती है। ये क्या होता है? ये जब पेशेंट कॉन्शियस स्टेज में होगा तभी वो एक रिटन डॉक्यूमेंट होता है, उस पर लिखा होता है कि पेशेंट क्या चाहता है। एक तो होता है कि वो लाइफ या अपनी विल, ठीक है, लिव जिंदा रहने की विल, वो उसमें लिख सकता है कि अगर मैं मेरी कंडीशन अनस्टेबल हो जाती है, मैं मतलब अनकॉन्शियस हो जाता हूँ, तो मेरे अंदर कोई भी इन्वेजिव प्रोसीजर ना किया जाए, ना तो ट्यूब डाली जाए, ना कुछ सीपीआर दिया जाए, ना रिसेसिटेटिव मेजर्स लिए जाए। ओके, इस कंडीशन में जो पेशेंट अपनी विल है वो लिख देता है, पहले ही बोल देता है मेडिकल पर्सोनल्स को। ओके, सो इसमें डू नॉट रिसेसिटेशन वाला ऑर्डर भी आ सकता है, DNR वाला। एक तो होता है ऑटोनॉमी में ये चीज़ आ गई। ठीक है, एडवांस डायरेक्टिव। एडवांस डायरेक्टिव में एक और चीज़ आती है, पावर ऑफ अटॉर्नी। ठीक है, अगर पेशेंट ने पहले लिख कर दे दिया, अगर मैं मेडिकली अनस्टेबल हो जाता हूँ, तो जो मेरा सन है, मेरी डॉटर है, कोई एक बंदा, ठीक है, वो मेरे डिसीजंस लेगा ऑन माई बिहाफ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल अगर डिलीमास आ सकते हैं, जैसे कि जो पेशेंट की फैमिली बोल रही है कि आप तो इसको रिससिटेशन दो, आप इसका ये ट्रीटमेंट करो, लेकिन जो पावर ऑफ अटॉर्नी है अगर वो बोल दे कि नहीं, मतलब नहीं करना, देन आप इमोशनल नहीं होगे और जो पावर ऑफ अटॉर्नी जो पेशेंट ने लिख कर दिया हुआ है उसी पे ही चलोगे। पेशेंट के जो डिसीजंस हैं उसकी रिस्पेक्ट करोगे। पेशेंट ने जिनको ऑन देयर बिहाफ बोला है कि वही उनके पावर ऑफ अटॉर्नी है, उनके ही डिसीजन माने जाएंगे। ओके, सो ये एथिकल डिलीमास भी आते हैं। हम जो भी एथिक्स पढ़ेंगे सभी में एथिकल डिलीमास हैं। सो क्लिनिकल्स में हम पे डिपेंड करता है कि हमें कैसे हैंडल करना है उस चीज़ को। हमें प्रोफेशनली भी सेफ रहना है और पेशेंट को भी एम्पैथेटिक वे में ट्रीट करना है। ठीक है, उनको भी कंपैशनेट केयर करना। नेक्स्ट है बेनेफिशिएंट, और इसमें एक चीज़ और आती है, मेडिकल असिस्टेंट डेथ। मीन्स
पेशेंट ने लिख कर दे दिया कि अगर मैं अनस्टेबल हो जाता हूँ या मुझे मेडिसिन से डेथ दी जाए, ओके। सो ये मोस्टली फॉरेन कंट्रीज में होती है। सो इस कंडीशन में हमें कोई एक्ट नहीं करना, तभी इसमें कुछ लीगल एक्टिविटीज होती है, उसके बाद ही डिसाइड होता है। इस कंडीशन में हमें पेशेंट के एडवांस डायरेक्टिव पे नहीं जाना डायरेक्टली, ओके। जो मेडिकल असिस्टेंस इन डाइंग MAID, ये फॉरेन कंट्रीज में लीगल है, ओके। सो इसमें क्या होता है कि सिर्फ नर्स प्रैक्टिशनर और फिजिशियंस वही मेड को दे सकते हैं, ओके। वही पेशेंट को मेडिकेशन दे सकते हैं। दैट इज असिस्टेंस इन डाइंग, ओके। इफ यू आर RN आप नहीं दे सकते, आप सिर्फ असिस्ट करवा सकते हो, बट इट इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फिजिशियन एंड द नर्स प्रैक्टिशनर ओनली। तो इसमें जो मेड है वो तो लीगल हो गया था 2016 और 2017 में इन द कैनेडा। सो इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जांपल इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन है, अगर पेशेंट मेंटली अनस्टेबल है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट ने कंसेंट दिया था कि मुझे ये दे दिया कि DNR या ये दे दिया जाए, ओके। सो नाउ बट पेशेंट इज अनकॉन्शियस, अब पेशेंट अनकॉन्शियस है, ठीक है। तो अब क्या करोगे आप, उसमें अगर एडवांस डायरेक्टिव बोल रहा है कि आप पेशेंट को मेड दो या DNR दो, तो वैसा आप नहीं करोगे। अगर पेशेंट को ज़रूरत पड़ती है मेडिकल असिस्टेंस की, आप मेडिकल असिस्टेंस दोगे, रिससिटेटिव मेजर्स लोगे, और जब पेशेंट मेंटली स्टेबल हो जाए, ठीक है, वो अपने डिसीजंस लेने के कंडीशन में आ जाए, तभी आप इसको एप्लीकेबल कर सकते हो। मेंटली इलनेस सिर्फ एक ही इसमें एक्सेप्शन है, अदरवाइज अगर मेड का ऑर्डर है बाय द पेशेंट, देन यू हैव टू परफॉर्म और यू हैव टू असिस्ट। हमारे नेक्स्ट आता है बेनिफिशियंस। हम जो भी एक्शन करेंगे एज अ नर्स, देयर इट शुड बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द पेशेंट। बेनिफिशियंस से समझ जाओ, बेनिफिट किसका, बेनिफिट पेशेंट का, ठीक है। हम कोई वैक्सीन दे रहे हैं, हम कोई IM इंजेक्शन दे रहे हैं, उसमें पेशेंट का बेनिफिट होना चाहिए। नेक्स्ट इज नॉन माल एफिशिएंसी, ठीक है। सो नॉन माल एफिशिएंसी होता है कि नॉन मतलब नहीं, नो, माल एफिशिएंस, माल मतलब कि किसी को हार्म पहुंचाना, ठीक है। हम ऐसी चीज हमें नहीं करेंगे जिससे पेशेंट को हार्म हो, ठीक है। सो कभी कभी ऑटोनॉमी और बेनिफिशिएंस में भी एथिकल डिलेमास आ सकते हैं। कैसे, अगर कोई मेडिसिन हम पेशेंट को दे रहे हैं, ठीक है, पेशेंट ने रिफ्यूज़ कर दिया कि मैं नहीं लूँगा, तो उस टाइम पे बेनिफिशियंस के अकॉर्डिंग हम वो चीज़ करेंगे जो पेशेंट के बेनिफिट के लिए है। ऑटोनॉमी बोलती है कि हमें पेशेंट के जो डिसीजन है उसकी रिस्पेक्ट करनी है। सो इस कंडीशन में एज अ नर्स वी हैव टू रिस्पेक्ट द ऑटोनॉमी ऑफ द पेशेंट। सो ये कुछ एथिकल डिलेमास होते हैं जिन पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। नेक्स्ट इज जस्टिस। जस्टिस होता है कि फेयरनेस, कि हमें हर पेशेंट के साथ फेयर ट्रीट करना है। बेस हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करनी, ना रेस, ना जेंडर, ना इकोनॉमिकल स्टेटस, किसी बेस पे भी हमारे लिए जो पेशेंट है वो पेशेंट है, एज अ पेशेंट ही उसे ट्रीट करना है। इसमें होता है, एक तो इक्वालिटी होती है। इक्वालिटी होती है अगर मैंने इस पेशेंट को 15 मिनट दिए, मैं दूसरे पेशेंट को भी 15 मिनट दूंगी, ओके। और इक्विटी होती है कि एक पेशेंट डिसेबल है और एक पेशेंट हेल्दी है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं दोनों को सेम केयर दूंगी। जो डिसेबल पेशेंट है उसको मैं थोड़ी ज़्यादा केयर देकर बराबर लेकर आऊँगी, ठीक है। सो दैट इक्विटी मेंटेन हो। एज अ नर्स हमें ये चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है। जो जस्टिस है जो वो 2-3 तरह का हो सकता है। जैसे कि फर्स्ट आ सकता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, के अगर कोई वैक्सीन हॉस्पिटल में अवेलेबल है तो हम किसे दें, ठीक है। सो हम उनको देंगे और वो लेस क्वांटिटी में है, वो ख़त्म होने वाली है कोई चीज़, ठीक है, हम उनको देंगे जिनको ज़रूरत है, ठीक है। सो नेक्स्ट एग्जांपल आ सकती है, अगर दो पेशेंट्स हैं हमारे पास, दोनों को वेंटिलेटर चाहिए। सो हम ये नहीं देखेंगे कि इनका इकोनॉमिकल स्टेटस अच्छा है, इनका पुअर है, तो हम इनको देंगे, नो, ठीक है। सो इस कंडीशन में ट्राइएज होगी और बेस्ड अपॉन द क्लिनिकल प्रायोरिटी उसको वेंटिलेटर दिया जाएगा। ऐसे ही ICU बेड, अगर आप नर्सिंग इंचार्ज हो तो आप ICU बेड किसको दे दोगे, जिसको ज़रूरत है। सो इट इज़ द जस्टिस। नेक्स्ट इज द जस्टिस, और भी 2-3 तरह और नेक्स्ट टाइप हो सकती है इसकी प्रोसीजरल जस्टिस।
मतलब किसी भी प्रोसेस में हमें जस्टिस दिखाना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ड्यूटी रोटेशन कर रहे हैं, असाइनमेंट डाल रहे हैं, वेरासिटी होती है ट्रूथफुलनेस। हमें पेशेंट को हमेशा ट्रूथ ही बोलना है, ठीक है। सो अगर पेशेंट डायग्नोज हुआ है कैंसर के साथ, ठीक है, अगर फैमिली आपको बोल रही है कि प्लीज अब बताइए, तो इन दैट कंडीशन यू हैव टू बी एम्पैथेटिक, बट at the same time you have to be follow the veracity principle of our nursing ethics, okay। so patient के साथ truthfulness रहना है, compassionate और empathical way के साथ पेशेंट को बताना है, काउंसलिंग करनी है, so that रूट भी ना लगे। नेक्स्ट इज फिडेलिटी। फिडेलिटी मतलब फेथफुलनेस। अगर हमने पेशेंट को कोई कमिटमेंट दी है, कोई प्रॉमिस दिया है कि मैं ये चीज करूंगी, देन यू हैव टू बी डू, ठीक है, यू हैव टू डू। अगर आपने बोला है कि मैं 5 मिनट बाद आऊंगी, आपने 5 मिनट बाद जाना है, अपनी कमिटमेंट रखनी है पेशेंट के साथ। अगर आपने बोला है कि मैं मेडिकेशन अरेंज करूंगी, तो आपको करनी पड़ेगी, बिकॉज आपको पेशेंट के साथ कमिटमेंट रखनी है, ठीक है। प्रोमिसेस जो आपने लिए हैं, यू आर हैव टू फुलफिल दैट प्रोमिस, दैट इज द फिडेलिटी। इससे क्या होगा, जो पेशेंट है उसका फेथ है, जो जो पेशेंट आप पे यकीन करेगा, ओके। सो हमेशा फेथफुल रहना है फॉर योर पेशेंट। नेक्स्ट इज कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी होती है कि हमें जो पेशेंट है उसके जो अगर जो हमसे बात कर रहा है, ठीक है, या जो उसका प्रोसीजर है, उसका डायग्नोज है, कुछ भी है, हमें किसी को नहीं बताना, ठीक है। उसकी जो कॉन्फिडेंशियलिटी है, उसकी जो प्राइवेसी है, उसको मेंटेन रखना है। कब तक रखना है? जब तक हमें लगता है कि ये ट्रीटमेंट के लिए ज़रूरी नहीं है। अगर पेशेंट आपको कोई घर की बात बता रहा है, आपसे कोई इमोशनल कुछ बॉन्ड शेयर कर रहा है, आप कुछ बता रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आप अपनी फेलो नर्सेस को बताएं या आप उसका मजाक बनाएं, ठीक है। सो यू हैव टू मेंटेन द कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द पेशेंट, चाहे वो लैब रिपोर्ट्स हो, कुछ हो, आपको नहीं बताना। अगर कोई थर्ड पर्सन आपसे आकर पूछता है कि मैं उसका रिलेटिव हूँ, आप मुझे बताइए कि उसका जो HIV की रिपोर्ट है या HBS की रिपोर्ट है वो क्या है, देन नहीं बतानी। सिर्फ उसको बताएंगे जिसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी है और जो पेशेंट हमें परमिट करता है कि आप इसको बताइए, ठीक हो। तो नेक्स्ट इज तो अगर आप पेशेंट आपको कोई बात बता रहा है, आपको बोल रहा है कि मुझे सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, मैं डिप्रेशन में जा रहा हूँ, तो ऐसा भी नहीं है कि आप कॉन्फिडेंशियलिटी ही मेंटेन रखते रह जाओ। उस कंडीशन में आपको इन्फॉर्म करना है टू द अथॉरेबल पर्सन, जो कि अथॉरिटी है जिसके पास, या जो कि पेशेंट की केयर में इन्वॉल्व है। सिर्फ फिजिशियन को ये बात पता होनी चाहिए और आपको डॉक्यूमेंट करनी है एज अ नर्स, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर पेशेंट आपको कुछ ऐसा बता रहा है, देन यू हैव टू डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट इज अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी होती है बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर एक्शन और ऑन योर एक्शन, ऑन योर मिस्टेक्स। अगर आपसे कोई गलती होती है, अगर आपसे कोई मेडिकेशन एरर होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास 10 पेशेंट है, ठीक है, एक पेशेंट की मेडिकेशन स्किप हो गई, आपसे नहीं हुई, देन यू हैव टू डॉक्यूमेंट एंड यू हैव टू ओन योर एक्शन और ओन योर मिस्टेक, दैट के मेरे से मेडिकेशन एरर हो गई और आपको रिपोर्ट करना है, और इससे जो आगे ट्रांसपेरेंसी रहती है और पेशेंट की केयर इफेक्ट नहीं हो। सो इट इज़ नॉट रॉन्ग कि आप अपने एक्शन के लिए अकाउंटेबल हो, एटलीस्ट आप पेशेंट के लिए कुछ अच्छा कर रहे हो। इट वॉज ऑल अबाउट आर। सो कभी कभी क्या होता है, डिलीमास आ जाते हैं, जैसे कि अकाउंटेबिलिटी में आपकी फेलो नर्स ने, वो आपकी फ्रेंड है, आपकी कोलीग है, और उससे गलती हो गई, उसके मेडिकेशन एरर हो गई, नाउ आप वहाँ पे डिलीमा आ गया, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है, वर्सेस लॉयलिटी। आप वहाँ पे फ्रेंडशिप निभाओगे या पेशेंट के लिए अकाउंटेबिलिटी का प्रिंसिपल फॉलो करोगे। एट दैट टाइम यू आर अ नर्सिंग पर्सनल एंड यू हैव टू रिपोर्ट और यू हैव टू काउंसल टू योर फ्रेंड दैट she have to admit her mistake or report to the competent authority, so that के हम अपने ethics को maintain रख पाएँ। So it was all about the nursing ethics. So I will try कि मैं कुछ questions post करूँगी, so that आपको अच्छे से examples के साथ पता लग जाए और आपको पता लगे कि हमें solve कैसे करने हैं question। तो be sure कि आप मेरे साथ add हो Instagram और YouTube पे। So in the next few days we will start the GI system. सो इट वॉज ऑल अबाउट द एथिक्स एंड ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नोट सेट के लिए भी और एनफ्लेक्स के लिए भी, ठीक है। सो बहुत सारे क्वेश्चन इनमें से बन सकते हैं। आई विल ट्राई टू पोस्ट। सो थैंक यू सो मच।